कमर्शियल बैंक्स ने तमाम सार्फिन को ये इत्तला दी है कि बैंक बैनुल-अक़वामी तरसीलात ओपन मार्केट से डॉलर ख़रीद कर पूरी कर रहा है, लिहाजा बैनुल-अक़वामी ताजरों, वेबसाइट और डेबिट कार्ड की जो ख़रीदारी है उसकी अदायगी के लिए पाकिस्तानी रुपए को डॉलर में तब्दील करने का भाव ओपन मार्केट के मुताबिक होगा। मज़ीद ये कि रेट अदायगी के वक्त ओपन मार्केट में ताजरों की तरफ से जो भाव है उससे मुख्तलिफ हो सकता है। इस सिलसिले में जब जियो न्यूज़ ने तर्जुमान स्टेट बैंक से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में अदायगी तो पहले भी ओपन मार्केट के मुताबिक होती है, ताहम ख़रीदारी और अदायगी के वक्त डॉलर के भाव में तब्दीली से मुताल्लिक़ ये वजाहत दी जाएगी बहुत जल्दी। लेकिन ये सारा मामला क्या है इससे मुताल्लिक़ हम जानने की कोशिश करेंगे और इस सूरत हाल से निकलना कैसे है इसकी भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान में डॉलर की सूरत हाल पर बात होगी। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। मौशी तज्ज़ियाकार खुर्रम शहजाद साहब ने भी ज्वाइन किया और मोहम्मद सुहेल साहब ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमें वक्त दिया। इस पर तो हम बात करेंगे ही कि अब ये जो पेमेंट्स होंगी ये किस तरीके से, यानी जब वहाँ से पेमेंट कट होगी तो जो मार्केट का उस वक्त रेट चल रहा होगा उसके मुताबिक पेमेंट आपकी कट होगी। लेकिन ये जो आर्टिफिशियली डॉलर को रोका गया था इससे मुताल्लिक IMF ने अभी वाज़े तौर पर कहा है कि ये आपने अब रोकना नहीं है इस तरीके से और आपने मार्केट के ऊपर ये रखना है इसका रेट। तो ज़रा हाईलाइट कीजिए इन मामलात को। थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल में जो IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें ये पॉइंट बिल्कुल हाईलाइट होगा। और अब ये देखना है कि जो फ्लड्स की वजह से जो जनीवा में कॉन्फ्रेंस हो रही है, अगर उसको बेस बनाते हुए अगर IMF ने कोई रिलैक्सेशन दी तो ठीक है, अदरवाइज ये लंबा अरसा इस तरह चल नहीं सकता कि जो ब्लैक का रेट हो और जो ऑफिशियल रेट हो वो 10 से 15% डिफरेंट हो। या तो IMF मान जाएगा और हुकूमत की पॉलिसी चलती रहेगी जिसके चांसेस कम है, या फिर हुकूमत को जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट के दो ही तरीके हो सकते हैं, एक तो सडनली ओवरनाइट 10-15 रुपया गिर जाए, या फिर ये होगा कि शायद हुकूमत समझती हो कि जो IMF का रिव्यू है वो फरवरी में होगा और अभी से लेकर फरवरी तक हर रोज कोई 50-60 पैसे को डीवैल करके उसको जो है 238-240 तक ले जाया जाए। अच्छा खुर्रम साहब, आप कहिएगा, जिससे मोहम्मद सुहेल साहब कह रहे हैं कि अब ये देखना होगा कि IMF की तरफ से क्या स्ट्रिक्ट शराइत हमारे ऊपर लगती हैं, लेकिन ये जो ये पॉलिसी अपनाई गई थी कि डॉलर को स्टेबल रखा जाए किसी भी सूरत और पाकिस्तान में ज़रा लोगों के पास जो डॉलर है उनसे कहा जाए कि भाई वो मार्केट में लेकर आएँ ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, तो ये हिकमत अमली तो कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि 200 के करीब तो डॉलर सवाल ही पैदा नहीं होता है इस सूरत हाल में। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी। देखिए बात ये कि इसके दो इम्पैक्ट्स आए हैं। इस तरह की पॉलिसी के दो इम्पैक्ट्स हैं। एक तो ये कि IMF आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं आया और IMF को ही अब आप जो ऑन बोर्ड कर सकते हैं, ऑल्टरनेट्स आपके पास नहीं है, क्योंकि ऑल्टरनेट्स पे डिपेंड करना इन इटसेल्फ बहुत बड़ा रिस्की जो है वो बेट है। क्योंकि देखें, अगर आप ऑल्टरनेट की तरफ जाते हैं, किसी भी बैंक, कमर्शियल बैंक से आप लोन लेने जाते हैं या फिर बॉन्ड मार्केट में जाते हैं, तो आपको 10%, 12% डॉलर टर्म्स में, इससे नीचे रेट नहीं मिलेंगे। ये कम से कम रेट्स होंगे, तभी तो आपका ये जो आपने $1 बिलियन पे किया है पिछले 2 दिन पहले, वो जो है रोल ओवर नहीं हुआ, क्योंकि वो कॉस्ट ज्यादा मांग रहे थे, सपोज कमर्शियल लोन्स हैं। इसी तरह फिर चाइना और जो सऊदी अरेबिया है उनकी भी अब टू एन एक्सटेंट ये शरायत है कि आप IMF पहले ऑन बोर्ड कर लें, ताकि IMF एक बार ऑन बोर्ड आ जाएगा तो डेफिनेटली आपको जो है वो यहाँ से भी पैसे मिलेंगे। तो एक तो ये इम्पैक्ट है कि IMF डिले हो रहा है और डिले होने की वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, परसेप्शन की सूरत में भी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की सूरत में भी, जो नीचे जा रही है। सेकेंडली जो है आर्टिफिशियल रेट का एक और नुकसान ये है कि वैसे भी ओपन मार्केट में आपको डॉलर तो मिल रहा है 260-270 का, तो वो एक्चुअल प्राइस तो वही सेट हो गई है। इंटर बैंक में अगर नहीं है तो वो तो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आप जब कोई इम्पोर्टर अगर इंटर बैंक के थ्रू नहीं इम्पोर्ट कर पा रहा तो वो तो स्मगलिंग की तरफ जा रहा है। तो स्मगलिंग के ऑप्शंस खुले हुए हैं, या तो उनको भी हमें रोकना चाहिए, तो स्मगलिंग। थर्ड ये पॉइंट है कि आपके यहाँ हुंडी की मार्केट बहुत बड़ी खड़ी हो गई है। आप देखें कि पिछले 3 महीने में जो एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस में डिक्लाइन आया है, क्योंकि रेमिटेंसेस में डिक्लाइन होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी इंटरनेशनल मार्केट में, एटलीस्ट मिडिल ईस्टर्न मार्केट में कोई डिक्लाइन नहीं है सच इकोनॉमीज में। ऑफ कोर्स ओवरऑल रिसेशन है,
बट इतना ज्यादा डिक्लाइन नहीं, क्योंकि ऑयल प्राइसेस के हिसाब से अभी भी बहुत अच्छी है। तो रेमिटेंसेस में एटलीस्ट डिक्लाइन नहीं आनी है। रेमिटेंसेस में आपके पास तकरीबन $1 बिलियन का डिक्लाइन आ गया 3 महीने में, और अभी ये दिसंबर के महीने में आप देखेंगे $2 बिलियन से कम की रेमिटेंसेस आपको रिसीव होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ वो सारा शिफ्ट हो रहा है हुंडी के। तो हुंडी की मार्केट फ्लरिश हो रही है, ग्रे मार्केट फ्लरिश हो रही है, स्मगल मार्केट फ्लरिश हो रही है, जिसका गवर्नमेंट को एक्चुअली नुकसान हो रहा है क्योंकि टैक्सेस नहीं मिलते और फ्लो नहीं आ रहा। तो लेकिन ये प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपके इस तरह की पॉलिसी के नुकसान आ रहे हैं। तो हमें फौरन से ये करना चाहिए, जैसे सोहेल साहब ने कहा कि हम ग्रेजुअल एक पॉलिसी अपना लें, वो भी अच्छी बात है, ताकि एकदम से इम्पैक्ट इन्फ्लेशन करना पड़े जो कि एक्सपेक्टेड होता है। बिल्कुल खुर्रम साहब बजा फरमा रहे हैं, और ये एलसीज वगैरह की बात तो ज़ाहिर है अब दूर की बात हो गई है, आम लोगों को भी नहीं मिल रहे हैं। 260-270 का रेट दिया तो जा रहा है लेकिन मौजूद नहीं है, दिया नहीं जा रहा डॉलर। जब लेने जाते हैं बहुत मुश्किल पेश आ रही है। मलिक बोस्तान साहब ने हमें ज्वाइन किया, एक्सचेंज कंपनीज के सदर हैं, और इसके साथ साथ हफीज़ पाशा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुआशी तज्ज़ियाकार हैं, माहिर मुआशियात हैं। पहले मलिक बोस्तान साहब आप ये बताइएगा, जैसे खुर्रम साहब कह रहे हैं कि एक तो पैरेलल मार्केट भी चल रही है, हुंडी का कारोबार भी चल रहा है, लीकेजेस भी अपनी जगह हो रही हैं, डॉलर का रेट हम स्टेबल रखने की कोशिश करने के बावजूद नहीं रख पा रहे हैं, एलसीज नहीं खुल रही हैं, आम लोगों को डॉलर नहीं मिल रहा है, तो ये क्या सूरत हाल है, जरा बताइए आप। नहीं, बिल्कुल बजा फरमाया इन्होंने। और हमारी बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो चीज पता चल जाए हमारी आवाम को और पैसे वाले इलीट क्लास को, पैसा ये चीज अब खत्म होने वाली है, इसको बहरान आने वाला है, तो उसकी कीमत जमीन से आसमान तक पहुंचा देते हैं। आप सारी चीजें आपको स्पेना डॉलर तक नहीं छोड़ते। तो अभी यही हुआ है, डॉलर के जो रिजर्व हमारे कम हुए और लोगों ने डिफॉल्ट की खबरें उड़ाना शुरू कर दी, पाकिस्तान पता नहीं डूबने वाला है, क्या होने वाला है। तो ऐसी कोई बात नहीं, वक्ती तौर पर परेशानी जरूर रही है। यही आपके सामने मैं हिस्ट्री बताता हूँ, सैलाब से पहले यही डॉलर 200 में कोई खरीदने वाला नहीं था। लेकिन अभी क्योंकि हुकूमत को मैंने कहा है, डार साहब से मैंने बात भी की, मीटिंग की, लेटर भी लिखी दी है, हमें अपनी अफगानिस्तान पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है। फॉरेन ट्रांजिट जो है हमारा बहुत बड़ा नासूर है, हमारी मीशत के लिए, रुपये के लिए, हमारे रिजर्व के लिए। क्योंकि जब से हुकूमत ने लग्जरी चीज़ों पे और मेड इन पाकिस्तान चीज़ों पे ड्यूटियाँ बढ़ाई हैं कि पाकिस्तानी लोग ताकि पाकिस्तानी चीज़ें खरीदें, और उन पर ड्यूटियाँ 200 से 400% की, तो हमारे इम्पोर्टरों ने इसका हालिया निकाला कि अफगान ट्रांजिट से हुंडी हवाले से वहाँ से खरीदते हैं और यहाँ से ड्यूटियाँ फ्री अफगानिस्तान ले जाते हैं, फिर वापस पाकिस्तान ले जाते हैं। तो हर महीने $2 अरब की ये तकरीबन हमारा पैसा हुंडी के जरिए और ब्लैक मार्केट के जरिए उधर शिफ्ट हो रहा है। तो इसको रिव्यू करने की जरूरत है। इसमें मैं देखो डेली 300 से 500 कंटेनर जा रहे हैं अफगानिस्तान में, और उनका वादियों का फर्स्ट क्वार्टर का देखें 3000 से बढ़ के 15000 कंटेनर पे चला गया। तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि नजर आ रही हैं, और हमें हुकूमत को इसके सिलसिले में अफगान हुकूमत के एतमाद अच्छा, में जो ये मलिक बोस्तान साहब ये कहेगा, एक जरा स्पेसिफिक बात करते हैं आपसे। मुझे बाहर जाना है मुल्क से, किसी भी मुल्क जाना है, टर्की जाना है मुझे या बाकू जाना है, तो मुझे $5000 चाहिए। आपके पास अगर मैं आता हूं और 235 रेट है, चलें 260 या 70 भी कर लें आप, 260 में मिल जाएगा मुझे डॉलर अगर मैं आपके पास आऊं भी? देखो जी, हम आपको 235 में देंगे, जो हमारा रेट होता है, जो हम कैप लगाते हैं उसी में देते हैं, लेकिन उन लोगों को दे रहे हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, हेल्थ है, एजुकेशन के लिए। होल्डिंग वालों को नहीं दे रहे। ये ज्यादा जो शोर मचा रहे हैं होल्डिंग वाले मचा रहे हैं, जो कि सट्टेबाजी यानी आप कमिट कर रहे हैं कि 235 में देंगे, मैं या कोई और? अगर आपके पास 236-75 है, आज भी हमने दिया है। जो भी ट्रेवल वीजा दिखाते हैं अमेरिका जाने वालों को अमेरिका का, लेकिन आप तो दे देंगे। वैसे तो डॉलर मिल ही नहीं रहा है, डॉलर तो नायाब हो गया है, लोग बड़ी मुश्किल में। होल्डर को नहीं मिल रहा। जिस तरह आप देखें पिछले 25-27 साल में 180 अरब डॉलर पाकिस्तानी बैंकों से गया है और बैरूनी बैंकों में चला गया है। हमारे कर्जे 130 अरब डॉलर है। पाकिस्तान में कोई डॉलर की कमी नहीं है, सिर्फ हमारी सोच की कमी है। और ये डॉलर मैं कहता हूँ नहीं, तो डॉलर की कमी नहीं है, इसका मतलब डॉलर होल्ड किया हुआ है, यानी डॉलर को रोका हुआ है। और वो जब इसाक डार साहब आए थे, हमें याद था कि उनकी जब फ्लाइट थी पाकिस्तान में, लैंड भी नहीं की थी, तो पाकिस्तान में ये एक्सचेंज रेट जो है वो कंट्रोल में आ गया था। तो क्या ये ड्रेसिंग डाउन इस तरह यानी आर्टिफिशियली हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, मईशत में हार्डकोर जो बुनियादी हमें तब्दीली की ज़रूरत है वो नहीं कर पाएंगे? मैं बढ़ता हूँ उज़ैर यूनुस साहब की जानिब, माहिर मुआशियात हैं। उज़ैर साहब आप कहिएगा, आपने किस तरीके से पाकिस्तानी मईशत को आप देख रहे हैं और डॉलर की इस सूरत हाल को आप देख रहे हैं? जी शुक्रिया बहुत बहुत। हालत तो काफ़ी ख़राब है और मैं अभी हैरान हुआ कि सिर्फ ऑर्डर की वजह को डॉलर नहीं मिल रहा। मैं तो अभी वाशिंगटन में सुबह उठा तो 3-4 दोस्तों का ही मैसेज आए हुए थे कि $500 नहीं मिल रहे अपने अकाउंट से, जिनको ट्रैवल के लिए चाहिए।
तो ये जो पॉलिसी अपनाई है डार साहब ने आंखों में आंखें देख के IMF से मुज़ाकरात करने की और एक मसनूई तौर पे कीमत रखने की डॉलर की, इसका बड़ा नुकसान हुआ है। और ये नुकसान जो है ऐसा नहीं है कि कल IMF की डील ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, इसको महीनों लगेंगे इस नुकसान से निकलने में, क्योंकि ये एक इरेशनल पॉलिसी थी और उसकी वजह से अब मार्केट में पैनिक है, लोगों में पैनिक है, लोग अब होर्डिंग की तरफ खुद ही जाएंगे, क्योंकि अगर आपके अपने अकाउंट से आपको अपने पैसे नहीं मिल रहे तो जाहिर सी बात है लोग परेशान होंगे और मार्केट में अफवाहें फैलेगी। तो पहला स्टेप तो ये है कि ये जो डार्क टैग लगाया हुआ है इसको अबैंडन किया जाए और IMF प्रोग्राम को बैक ऑन ट्रैक लाया जाए। जब तक ये नहीं होगा उस वक्त दिन ब दिन जो है मुश्किल सूरत हाल होती जाएगी। जी उज़ैर साहब हमारे साथ ही रहिए, मोहम्मद सुहेल साहब की जानिब बढ़ेंगे। सुहेल साहब ये कहिएगा कि जब आपकी ओवरऑल मईशत की सूरत देखें, डॉलर तो इसी तरीके से आएगा जैसे आपने कहा रेमिटेंस पाकिस्तान की बढ़ेंगी या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, वो बैलेंस जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब ये तो सूरत हाल कुछ भी हमारे मुल्क में इस वक्त दिखाई नहीं देती है और मईशत स्लो डाउन हो रही है। तो इस कैफियत में डॉलर को स्टेबल कैसे रखा जाएगा जबकि IMF की डिमांड्स भी बढ़ती जा रही हैं साथ साथ? देखिए, आई थिंक सवाल डॉलर को स्टेबल करने का या नॉन स्टेबल करने का नहीं है, सवाल है कि डॉलर को मार्केट फोर्सेस पे, डिमांड सप्लाई पे उसको एडजस्ट किया जाए। अभी हमने देखा बांग्लादेश की करेंसी भी डिवैल्यू हुई है जब वो IMF में गए हैं, मार्केट ड्रिवन किए उन्होंने, 84 से 105 हो गई है। जो इजिप्ट है जिसके पास $30 बिलियन के रिजर्व है, बांग्लादेश के पास भी हैं, उसकी करेंसी भी 16 पाउंड से कोई 28 पाउंड हो गई है। तो मेरे ख्याल में ये स्टेबलाइजेशन का जो नारा है या जो स्लोगन है वो सही नहीं है। हमें मार्केट को ओपन करना चाहिए जो 2019 का स्टेट बैंक एक्ट है। और दूसरा जो आपने कहा कि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी अगर ये एडजस्ट हो जाएगा, बिल्कुल एक्सपोर्ट्स में जो गिरावट है वो बेहतर हो जाएगी, रेमिटेंस में जो गिरावट है वो बेहतर हो जाएगी। मगर अभी पाकिस्तान का मसला एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और रेमिटेंस से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि पाकिस्तान का जो क्राइसिस है अभी वो करेंसी क्राइसिस के साथ साथ डेट रीपेमेंट क्राइसिस भी है। पाकिस्तान इज अंडर अ सिवियर डेट डिस्ट्रेस। तो पाकिस्तान को करेंसी को तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा और पाकिस्तान को अपने कर्जा को या तो माफ करवाना पड़ेगा या उसको डिफर कराना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं डेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो अब शायद बहस ये होनी चाहिए कि डेट रीस्ट्रक्चरिंग कैसे होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, किन टर्म्स पे होनी चाहिए। तो पाकिस्तान का मसला अब बहुत आगे निकल चुका है और ये पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, रेमिटेंस को तो हमें अंडर कंट्रोल करना ही है। मेरे कहने का मकसद है हमें करंट अकाउंट सरप्लस भी करना होगा और हमें अपने डेट को डेफर भी करना पड़ेगा, अदरवाइज बिल्कुल ये सारे हमें मेजर्स लेना होंगे। खुर्रम साहब आप कहिएगा जरा डॉलर पे ही हम फोकस करना चाह रहे हैं इस वक्त, और मईशत की ओवरऑल सूरत हाल तो डिस्कस हो ही रही है। ये कहिएगा इंटरबैंक में डॉलर नहीं है, ओपन मार्केट में डॉलर नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि डॉलर फिर है कहाँ और इसका एक, क्योंकि देखिए होता ये था कि एक्चुअल जो प्राइस होती थी वो मेंशन कर दी जाती थी और उसमें हर किसी को डॉलर अवेलेबल होता था, एक ख़ास क्वांटिटी होती थी लेकिन फिर भी अवेलेबल होता था। तो अब तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। क्या एक्चुअल रेट ऐसा डॉलर का हो कि सबके लिए अवेलेबल हो डॉलर और होर्डिंग से हम बचें? जी देखिए, पहली बात ये कि मार्केट कहाँ पे रेट जो है वो फाइंड कर रही है। मिसाल के तौर पे ओपन मार्केट की अगर बात करें तो एक तरफ तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा चल रही है। जब भी आप मार्केट फोर्सेस पे छोड़ते हैं तो डेफिनेटली एक सर्टन लेवल की जो स्पेकुलेशन होती है, तो उसके लिए दूसरे तरीके अपनाए जा सकते हैं। रेगुलेटर जो है उसमें इंटरवीन कर सकता है, देख सकता है कि कहाँ पे स्पेकुलेशन हो रही है, कहाँ पे जेन्युइन डिमांड है। और आजकल दुनिया में सारे सेंट्रल बैंक्स जो है वो मैनेज फ्लोट की तरफ जाते हैं। कोई भी सेंट्रल बैंक ऐसा नहीं है दुनिया में जो कि हर चीज को फ्री छोड़ देता है, ऐसा नहीं होता। करेंसी बहुत की होती है जिसकी वजह से इकोनॉमिक जो है मैक्रोस में बहुत चेंजेस आती हैं, खासकर एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो इश्यूज होते हैं इसमें बहुत ज्यादा जो है ना की फैक्टर है जो करेंसी की वैल्यू होती है वो। अब बात होती है हम कहाँ खड़े हैं। हम अगर इंटर बैंक में 226 या 230 की भी बात करते हैं और ओपन मार्केट में आपको 250 से लेकर 40 से लेकर 270 तक की रेंज आ रही है, तो डेफिनेटली आपको जो मार्केट देखनी होगी वो ओपन मार्केट देखनी होगी। ओपन मार्केट में इस वक्त अगर आप डॉलर लेने जाते हैं तो कोई डीलर आपको ये कहता है कि जी मेरे पास तो डॉलर नहीं है, मैं तो 270 का दूंगा। कोई डीलर आपसे कहता है अगर आपकी जान पहचान है तो वो कहता है जी 260 का ले लें या 255 का ले लें। तो देखिए पॉइंट ये है कि एक तरफ हमने पैरेलल मार्केट क्रिएट कर दिया, अब रेट वही होगा कि लोग उस पर बाय कर रहे हैं।
अब ये नहीं हो सकता कि रेट इंटरबैंक का जो है वापस ओपन मार्केट का लाया जाए। तो मेरे ख्याल में रेट हमें 10% से 12% यहाँ पे डिवैल्यू करना होगा, ताकि वो एक्चुअल जो है ओपन मार्केट पे आ जाए। 250 पे आता है, 245 पे आता है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे भी, क्योंकि देखें हमारे यहाँ डिमांड जो है ना गिर गई है, एग्रीगेट डिमांड नीचे आ गई है इकोनॉमी के अंदर। इम्पोर्ट्स अब जो है ना जबरदस्ती रोकी है, उसकी वजह से भी इम्पोर्ट्स तो कम हो गई है, तो एक्चुअली डिमांड नहीं है। तो क्यों नहीं हम मार्केट पे रेट को ले आते हैं, नंबर वन। सेकेंडली जो सब्सिडीज हैं उनको कम करते हैं, खासकर गैस की प्राइसेस अगर मार्केट पे नहीं है और आईएमएफ कह रहा है कि जी गैस की प्राइसेस बढ़ाएं। फिर थर्ड चीज ये कि पेट्रोल पे जो पेट्रोलियम लेवी है वो अगर 50 रुपए है और पेट्रोल की प्राइसेस अगर नीचे इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आई हैं, तो आप उसको रिटेन रखें, क्योंकि न्यूट्रलाइज अब हो गए हैं लोग, अब लोग इसमें यूज टू हो गए हैं। अब हम ड्रग्स पे नहीं लगा सकते लोगों को कि जी आप मजीद नीचे कर दें, पॉलिटिकल एक एंगल रखें और नीचे प्राइसेस करें और कहेंगे जी इकोनॉमी चलेगी, ऐसा नहीं होगा। तो 3-4 ये स्टेप्स ले लें, आईएमएफ ऑन बोर्ड आ जाता है, आईएमएफ साथ आता है, उनसे गुरेज किया जाए और लोगों को एक्चुअल जो सूरत हाल। मलिक बोस्तान साहब, आप ये कहेगा एक्सचेंज कंपनीज का जो इसमें किरदार है उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है और ये कहा जाता है कि डॉलर चाहे किसी को अवेलेबल ना हो, लेकिन एक्सचेंज कंपनीज जिस तरीके से वो ग्रे इकोनॉमी, अनरजिस्टर्ड इकोनॉमी की बात हो रही है, उसमें वो ज़्यादा रेट पे ले भी लेती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब वो आगे उन्हें देना है तो 100% 50% प्रॉफिट लेकर भी वो डॉलर को सप्लाई कर रही होती हैं और अफगानिस्तान स्मगल ये वो। इससे मुतालिक ज़रा आप बताइए, रेगुलेशंस होना सख्त बहुत ज़रूरी है, मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये किरदार थोड़ा कर्ब हो इसका। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। इसमें बाद एक्सचेंज कंपनी की कंप्लेन मेरी ब्लैक शीप आपको पता है हर जगह होती है, लेकिन एक्सचेंज का ओवरऑल रोल बहुत ज़्यादा है। हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रैवल को हर बंदे को मिल रहा है, शेयर होल्डर को नहीं मिल रहा। और जो बात क्यों शार्ट है इसकी वजह मैं बताऊं, एक्सचेंज कंपनियों के जरिए जो वर्कर रेमिटेंस आती है हर महीने को 300-400 मिलियन डॉलर आती थी और वो हमारे अकाउंटों में डॉलर बाहर से आते थे, और वो पहले 80% पब्लिक को देने के मजाज से और 20% बैंकों को देने के मजाज से। लेकिन अब स्टेट बैंक ने उस पर पाबंदी लगा दी, 100% हमने इंटर बैंक में सिलेंडर करना है, क्योंकि इम्पोर्ट बिल इतने बढ़ गए हैं और कर्जे इतने बढ़ गए हैं कि पब्लिक को देने के लिए हमारे पास वहाँ से डॉलर अब मिल ही नहीं रहे। और हमारे पास काउंटरों पे जो मिलते हैं वो सिर्फ इस वक्त 98% लोग खरीदने आते हैं, तो 2% बेचने वो आते हैं जिनको पता नहीं ब्लैक मार्केट की कोई जगह वजूद आ चुकी है। तो ब्लैक मार्केट के क्योंकि हमारा रेट आज भी सेलिंग का रेट 200। मलिक बोस्तान साहब, हम ये जो इस वक्त ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास जो फीडबैक आया लोगों का, और हमने अपने तय भी ये चेक किया है कि जो लोग जा रहे हैं, आपने मुझसे तो कह दिया वाज़े तौर पर कि आप 235 में दे देंगे, लेकिन किसी को नहीं मिल रहा है। यकीन कीजिए ये तजर्बे लोगों के हो चुके हैं कि वो गए और 5000 तो जाहिर है उनका एक हक है कि अगर उन्हें मिले वो बाहर जा, नहीं मिल रहे, मना कर दिया जाता है, कैटेगरी स्ट्रेट अवे मना कर दिया जाता है कि नहीं है। 5000 हम दे भी नहीं रहे, हम सिर्फ $1200 उसको दे रहे हैं जो अमेरिका जा रहा है, बाकी किसी को नहीं दे रहे। तो क्यों आप के लिए उसका नहीं तो क्यों आप तो कह रहे थे कि 5000 तो जाहिर है वो तो हुकूमत की तरफ से है ना, पहले 10,000 था, चले 5000 हो गया। देखो 5000 साथ ले जाने की इजाजत है, लेकिन हमारे ऊपर वर्कर एविडेंस के अब 100% हम अब सिलेंडर कर रहे हैं, हमारे पास डॉलर है ही नहीं, तो हमने जो अमेरिका जा रहे हैं उनको $1200। और अगर कोई यूरोप जाना चाहे, तो यूरो दे रहे हैं, उसको यूरो दे रहे हैं, सऊदी जा रहा है उसको रियाल दे रहे हैं, $5000 की इक्विवेलेंट। सिर्फ डॉलर मिडिल ईस्ट अगर कोई जाना चाह रहा है, हर मुल्क में मेरे सिर्फ डॉलर में थोड़ी सी शॉर्टेज आ गई, बैंकों के पास डॉलर नहीं हमें देने के लिए जो हमारे डॉलर अकाउंट। तो मलिक बोस्तान साहब, आप तो ये कह रहे थे कि डॉलर की कोई कमी नहीं है, लोगों की सोच का मसला है कि जब इस तरह की रूमर्स फैलती हैं तो उसके बाद लोग होल्ड कर लेते हैं, रोक लेते हैं अपने पास, डॉलर की कमी नहीं है। एक आदमी अमेरिका सब $1200 इनफ है उसको, उसने क्या करना इतने ज्यादा डॉलर ले जाकर। वो डॉलर की हमें जरूरत है और हम उन्हें इतने डॉलर $10,000 क्यों दे भाई। वो पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी के हेल्थ के लिए दे रहे हैं, एजुकेशन के लिए पूरे दे रहे हैं, $30,000। मतलब अभी तो आप कह रहे थे कि मोस्ट वेलकम, हम तैयार हैं और आप आए तो मैं दूंगा, चलेंगे, मईशत की सूरत हाल ऐसी है तो ज़ाहिर है हर फैक्टर वेरिएबल जो है वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, सिस्टम उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। अच्छा उज़ैर यूनुस साहब, आप ये कहिएगा कि अब जो ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना बता रहे हैं कि IMF की तरफ से कहा गया है कि टैक्स आमदन में 300 अरब रुपए का मज़ीद इजाफा किया जाए, फिर पेट्रोलियम लेवी के बढ़ाने की भी बात हो रही है, डीजल पर लेवी 32.5 रुपये बढ़ाकर 50 रुपये उस लीटर करना होगी, 32.5 थी वो 50 करना होगी। तो आवाम तो पिसे हुए महंगाई में, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, मईशत का पहिया चल नहीं रहा उस तरीके से, तो ये टैक्स कैसे आवाम देंगे? अल्टीमेट बोझ तो उन्हीं पर आएगा। ये
देखें, आवाम के ऊपर तो बोझ महंगाई की सूरत में आएगा जब ये पैग टूटेगा, और इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन नॉट इफ। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि $1200 अमेरिका शहर के लिए दिए जा रहे हैं। मैं अमेरिका में रहता हूँ, $1200 तो आपके 2 या 3 दिन के रिहाइश के लिए काफी नहीं है। लेकिन इसको छोड़ें, आगे बात करते हैं। अगर लोग कह रहे हैं कि जी टैक्स बढ़ाना है, आवाम पे बोझ आएगा, देखें रॉकेट साइंस नहीं है। पाकिस्तान में ट्रेडर्स के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर दिहाइयों से टैक्स नहीं लगा। सोल्यूशन बड़ी सिंपल है। सोल्यूशन लगाने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। अब पाकिस्तान की अशराफिया जो कि सालाना $17.5 अरब इलीट्स को देती है, ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएनडीपी का अपना फिगर है, वो क्यों अपने आप को रिस्ट्रक्चर नहीं करना चाहती, जहां अमीरों के लिए जो मराद हैं वो लेके गरीबों को दिए जाएं जो इन्फ्लेशन महंगाई की वजह से पिस रहे हैं। IMF आपको ये तो नहीं कह रहा कि आप गरीब तबके पे टैक्स लगाएं और लोगों पे सेल्स टैक्स लगा के, सैलरी क्लास पे टैक्स लगा के उनसे और पैसा इकट्ठा करें। वो कह रहे हैं आप अपना टैक्स बेस वाइडन करें। टैक्स बेस वाइडन करने की सोल्यूशन तो बड़ी सामने है हमारी। पाकिस्तान में रियल एस्टेट पे जितना काला पैसा आया हुआ है उससे आप टैक्स लगाएं, बिल्कुल टैक्स नेट पे इजाफा किया जाए और रजिस्टर्ड इकोनॉमी को रजिस्टर किया जाए, लोगों को टैक्स नेट पे लाया जाए, ये कोशिश करनी चाहिए। सुहेल साहब, आप ये कहिएगा कि डॉलर की जो सारी सूरत हाल है, नापैद हो गया है, कहीं भी नहीं मिल रहा है और लोग बहुत परेशान हैं, तो जिम्मेदारी किस पर डाली जाए? एक्सचेंज कंपनीज पर ही जिम्मेदारी डाली जाए? स्टेट बैंक इसका जिम्मेदार है? इंतजामिया, रेगुलेटरी बॉडीज कौन? क्योंकि अब स्टेट बैंक को भी खुद मुख्तार करने की बातें हो रही हैं कि उसको एक बार फिर आज़ाद और खुद मुख्तार बनाया जाएगा फैसला साजी में। लेकिन बज़ाहिर तो ये स्टेट बैंक का ही रोल है, मगर आपको पता है कि डार साहब का तरीक़ेकार क्या रहा है, हमने पहले भी देखा है, तो हो सकता है कि उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो। और मैं आपको बता दूं, देखें 2008-9 में स्टॉक मार्केट को 4 महीने बंद किया गया था, तो मुख्तलिफ रेट्स कोट हो रहे थे, कभी कोई रेट हो रहा था, कभी कोई रेट हो रहा था, तो उसको हम कहते हैं प्राइस डिस्कवरी नहीं हो रही थी। तो जब प्राइस डिस्कवरी नहीं होती तो उसका जो रिपरकशन बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होते हैं। जिस तरह खुर्रम ने कहा कि 240 से लेके 270 का रेट है, तो इसकी प्राइस डिस्कवरी करनी बहुत जरूरी है। और मेरा इसमें फर्म बिलीव है कि अगर ये 10% को डीवैल्यू कर देते हैं, 10 से 12%, तो फिर ये 270 का रेट खत्म हो जाएगा, वो सारे रेट 240 या 245 के करीब आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में जरूरत जो है, जो भी इसकी अथॉरिटी है, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, या स्टेट बैंक है, उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि ये 2 रेट हैं या 3 रेट हैं, ये सस्टेन नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, और ये जब रियलाइज हो जाएगा, फिर मेरे ख्याल में जो मईशत के हालात हैं, अगर IMF का पैसा आ गया, सऊदी अरेबिया का पैसा आ गया, तो ये भी हो सकता है कि डॉलर 250 से फिर 240 आ जाए, और फिर अगर हालात खराब हैं तो वो 240 से 255 हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये जो डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रही है, या जो पैनिक क्रिएट हो रहा है, जितनी ज्यादा हालात खराब हैं, मेरे ख्याल में जो पैनिक और परसेप्शन है वो उससे ज्यादा है, क्योंकि डॉलर का रेट नहीं है। आप आज कहीं भी जाएं, किसी भी दावतों का सीजन है, किसी भी डिनर पे जाएं, तो सिर्फ टॉपिक एक ही है कि 240 का लिया, 250 का लिया, 260 का। दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो बिल्कुल ही नाकाम है। अगर हुकूमत कहती है कि होर्डिंग हो रही है, तो आप होर्डिंग के लिए क्या इकदाम है? क्या कोई कानून है पाकिस्तान में कि एक बंदा जेब में $1000 नहीं रख सकता? क्या कोई पाकिस्तान में कानून है कि आप फॉरेन करेंसी अकाउंट नहीं खोल सकते जो इंडिया में है? क्या कोई पाकिस्तान में कानून है कि आप अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में $5000 से ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते? तो हुकूमत एक जगह होर्डिंग का कह रही है, मगर इकदाम भी नहीं ले रही। तो मेरे ख्याल में सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अच्छा खुर्रम साहब, आप ये कहिएगा कि अब जो मुआशी सूरत हाल है, रिज़र्व्स की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा गिर गए हमारे रिज़र्व्स, और अब ये जो जिनेवा कॉन्फ्रेंस हो रही है, इससे हमें एक्सपेक्टेशन है कि सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी आएगी, लेकिन ख़ास तौर पे IMF से मुआहदा होना, IMF से वो किस्त आना कितना ज़रूरी है कि हमें हमारे बरादर ममालिक, दोस्त ममालिक, फिर क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि पहले आप IMF से मामला तय करें तो फिर हम भी आपकी मदद के लिए तैयार हैं, तो कितना क्रूशल है पाकिस्तान के लिए ये कॉन्फ्रेंस भी? ज़रा इसके तनाजुर में बात कीजिएगा। जी देखिए, बात यह है कि अगर आप कॉन्फ्रेंस की एलोकेशन देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक कमिटमेंट है $300 मिलियन की, और इससे पहले कहा गया कि जी $10 मिलियन की एलोकेशन करते हैं। ये प्रूडेंट नहीं होगा, ये अक्लमंदाना चीज़ नहीं होगी अगर हम सिर्फ ये करते रहेंगे कि जी हम या तो दोस्तों पर रिलाई करते रहें या हम इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस पर रिलाई करते रहें। क्योंकि देखें, आपकी जो एक्टिव मैनेजमेंट है वो ये होनी चाहिए थी कि पहले हम उसके पास जाएं जिसको दुनिया, अगर वो इंडोर्स करता है तो दुनिया उसके पीछे पर आपके साथ
आती है, आपको पैसे देती है। तो ये आईएमएफ तो इस वक्त ऐसा इदारा है ना दुनिया का कि वो कहते हैं ना लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, तो वो ऐसे ही नहीं कहते, क्योंकि हमने उसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट अब बना ही लिया है अपने लिए। क्योंकि अगर हम पहले चले जाते, पहले हम उनसे करते थे, पहले तो हमारी ये गलती थी, जो कि ऑफकोर्स हाइंडसाइड में हम बात कर रहे हैं कि हमें ये प्लान, जो प्रोग्राम था आईएमएफ का, हमें ये कंप्लीट करना चाहिए था पिछला वाला, हमें एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए थी। हम एक्सटेंशन के लिए नया प्लान के साथ जो है वो डील करते तो बहुत बेहतर होता। एक प्लान भी कंप्लीट हो जाता सितंबर में, और दूसरा प्लान भी हम एग्री कर जाते और बहुत जल्दी कर लेते और टाइमिंग बड़ी अच्छी हो जाती। तो देखिए पॉइंट ये है कि आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना, आपके पास ये बेवकूफाना चीज होगी कि अगर हम ये कहें कि जी हम अभी वेट करें, सऊदी अरेबिया कुछ पैसे दे देगा, चाइना रोल ओवर कर देगा, यूएई रोल ओवर कर देगा, अगर हम इस पे बैठे हुए हैं आज भी, तो यकीन माने हम अपनी जो है ना खुदकुशी को खुद इनवाइट कर रहे हैं, खुदकुशी बल्कि जल्दी कर रहे हैं। देखिए हमने अगर वही करना है 3 महीने बाद या 1 महीने बाद, और 4 टाइम्स स्पेन के साथ करना है, तो क्यों ना आज वो चीजें करनी है। तो दूसरी में इसका एक सोल्यूशन की हम बात करते हैं। देखिए 2 चीजें हैं। डर किस बात का होता है करेंसी डिवैल्यूएशन का? डर ये होता है, जो कि आई एम श्योर के पॉलिटिकल गवर्नमेंट को ये होता है, और बहुत राइट वैलिड पॉइंट होता है कि जी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और आपके कर्जों में इजाफा हो जाएगा। तो देखिए इसमें हल क्या है, आप आज अफगानिस्तान के बॉर्डर्स बंद कर दें, सील कर दें, बिल्कुल आप ट्रू स्पिरिट कर दें, आप यकीन करें आपकी खुरम साहब इन्फ्लेशन हमारे आधी हो साथ जाएगी, रहिए। इस इन्फ्लेशन वक्त नीचे आ वज़ीर जाएगी।